ब्रेक की तेज चीख ब्लेड की तरह हवा को चीर गई। दुनिया हेडलाइट्स की चमक और गरजते हुए मेटल तक सिमट गई। बस एक पल पहले आयशा अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। आर्किटेक्चरल फॉर्म्स, लाइनें, रोशनी। आज उस कॉलेज का पहला दिन था जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी, माता पिता की उपबाऊ वकालत करने की सलाह के खिलाफ। उसका रास्ता एस्किज और ड्राइंग्स के बीच से होकर जाता था, पैराग्राफ्स और कानूनी मिसालों के बीच से नहीं। और देखिए, रोजमर्रा की चीजों पर अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई सड़क पर निकल पड़ी और पहियों के नीचे आते आते बची। स्पोर्ट्स कार का दरवाजा जोर से खुला और एक साया सड़क पर कूदा। लड़के का चेहरा सफेद संगमरमर जैसा पीला था, आंखें बिजली चमका रही थीं। क्या वह जिंदगी से तंग आ गई हो? एक रूखी आवाज ने खामोशी को चीर दिया। पहियों के नीचे क्यों भागी आ रही हो? आयशा के होंठ कांप रहे थे। जवाब देने के बजाय अनचाहे जलते हुए आंसू बहने लगे। वो दहशत और राहत के बीच खड़ी थी। लड़का उसे हैरानी से देख रहा था, लेकिन जब आंसू बेकाबू सिसकियों में बदल गए तो उसका चेहरा नरम पड़ गया। वो उसकी तरफ बढ़ा, उसकी कोहनी सख्ती से पकड़ी। बस करो, ये हिस्टीरिया बंद करो। बैठो। बस यही कमी थी कि तुम यहां किसी और ट्रक के नीचे आ जाओ। उसकी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। किसी अनदेखी ताकत का पालन करते हुए आयशा सीट पर बैठ गई, महंगी लेदर और किसी अनजान परफ्यूम की खुशबू महसूस करते हुए। उसने इंजन स्टार्ट किया, होंठ के कोने से मुस्कुराया। पता? उसने गली का नाम बताया और बाकी का रास्ता चोरी छिपे उसका प्रोफाइल देखती रही। हल्के बाल, तीखे नैन नक्श, हैरान करने वाली भूरी आंखें। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। वो एक अजनबी की कार में है। मैं मैं आमतौर पर अजनबियों के साथ नहीं बैठती। उसने अपने घर के पास बुदबुदाया, खुद को सफाई देते हुए। हाँ, ये तो दिख ही रहा है। वो मुस्कुराया। मैं आर्यन हूं। और तुम? आयशा। आयशा, नियमों को तोड़ने के जुर्माने और तुम्हारी लापरवाही भरी जिंदगी बचाने के पेमेंट के तौर पर मुझे अपना नंबर दे दो। क्यों? इसलिए कि मैं कॉल करूंगा। हो सकता है ट्रैफिक नियमों पर लेक्चर दूं, या हो सकता है कॉफी के लिए इनवाइट करूं। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने हाँ में सिर हिलाया, नंबर डायल करते हुए। ये बदतमीज, खूबसूरत लड़का, वो किसी एडवेंचर का साक्षात रूप लग रहा था, जैसे किसी मैगजीन के कवर से उतर आया हो। आर्यन प्रभावशाली डीजीपी शर्मा, शहर के पुलिस प्रमुख का बेटा था। उसकी दुनिया में आयशा जैसी प्यारी बेवकूफ लड़कियां सिर्फ कलेक्शन के लिए ट्रॉफी थी। उसने उसे सड़क पर ही देख लिया था और उसे सबक सिखाने और साथ ही अपने कलेक्शन में जोड़ने का फैसला किया। अचानक ब्रेक लगाना सिर्फ दिखावा था, एक नाटकीय एंट्री। उसका नंबर और पता पाकर उसे लग रहा था जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो। उधर आयशा सातवें आसमान पर उड़ रही थी। छोटा भाई कबीर, जिसकी उम्र सिर्फ 15 थी, ने तुरंत बदलाव महसूस किया। आयशा, क्या तुम्हें प्यार हो गया है? उसने शरारत से आंखें सिकोड़ी। तुम पूरी चमक रही हो। दूर रहो किताबी कीड़े। मैं 18 की हूं, मुझे हक है। आयशा ने हाथ झटकते हुए कहा। उसे ज्योमेट्री की परवाह नहीं थी। आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। वो एक आदर्श जेंटलमैन था। लाल गुलाबों के गुच्छे, ऐसी जगहों पर डिनर जहां आयशा पहले कभी जाने की हिम्मत भी नहीं करती थी। वो उसमें डूब गई, पहली पूरी तरह से हावी होने वाली मोहब्बत से अंधी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो कहाँ है, बस ये कि वो किसके साथ है। आर्यन विश्वास के साथ खेल खेल रहा था, जिसका मकसद सीधा और बेदर्दी था। 1 महीने का इंतजार उसे हमेशा जैसा लग रहा था। मुख्य बात पर आने का समय हो गया था। उसने होटल में एक शानदार कमरा बुक किया। आयशा घबराई हुई थी, लेकिन उसे विश्वास था ये प्यार है और सब सही होगा। वे कार में बैठे थे, होटल की तरफ जा रहे थे। आयशा ने अनजाने में डैशबोर्ड के कंपार्टमेंट का बटन दबाया। कुछ ढूंढ नहीं रही थी, बस यूं ही। और उन्हें देखा, छोटे पारदर्शी पैकेट अंधेरे में छिपे हुए। ये क्या है? उसने हांफते हुए पूछा। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आर्यन का चेहरा तुरंत पत्थर जैसा हो गया। उसने ढक्कन बंद कर दिया। कुछ नहीं,
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। आर्यन रुको। उसकी हाथ उसके कलाई पर रखा, डर से ठंडा। ये ये ड्रग्स हैं, तुम लेते हो। वो हंस पड़ा, कर्कश बेखुशी से। नादान, ये तो ऐसे ही है, लगभग विटामिन जैसे, और मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो फिर ये तुम्हें क्यों चाहिए? आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। अब ये सूरज तुम्हें बिल्कुल नहीं छूता। वो इग्निशन की चाबी की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी जेब में रखा फोन जोर से बज उठा। नंबर देखकर वो एकदम चौकन्ना हो गया। चुप, एक शब्द नहीं, उसने फुसफुसाया, फोन कान से लगाते हुए। उसकी आवाज बदल गई थी, नीची, तेज। शब्द टुकड़ों में उड़ रहे थे। जख्मी माल, ऑर्डर, कर्ज, आखिरी बार, वही जगह। ठीक है, इंतजार करो, उसने फोन पर कहा और काट दिया। आयशा को आंख मारते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो। अभी जल्दी से एक छोटा सा काम है, और फिर होटल। उसके सामने कोई दूसरा आदमी था, उसके सपनों का राजकुमार नहीं, बल्कि एक शिकारी, हिसाब किताब करने वाला और बेरहम। वो एक संकरी गली में मुड़ा, एक सुनसान पार्क के पास रुका, डैशबोर्ड में हाथ डाला, कुछ पैकेट निकाले। आयशा ने देखा कि वो उन्हें कैसे छुपा रहा है। टूटी हुई बेंच के नीचे, बच्चों के रेत के डिब्बे के पास, एक पत्थर के नीचे। डर उससे जकड़ गया। वो लेता नहीं है, वो बेचता है, मौत बेचता है। दिल सीने में एक जंगली चिड़िया की तरह फड़फड़ाया। उसने दरवाजा खोला और भाग निकली, उससे दूर, उस कार से दूर, उस भयानक सच से दूर। वो कुछ ही छलांगों में उसके पास पहुंच गया, लोहे की पकड़ से उसका हाथ जकड़ा। तुम! वो दहशत और गुस्से के मिश्रण से हांफते हुए चिल्लाई, मुझे छूने की हिम्मत मत करना, दूर रहो। आर्यन उसे सच्ची हैरानी से देख रहा था। आयशा, तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक तो था? ठीक? तुम मौत बेचते हो, क्या यह ठीक हो सकता है? उसी पल उसका चेहरा बिगड़ गया, मुस्कान गायब हो गई, सिर्फ जंगली गुस्सा रह गया। उसकी उंगलियों ने उसका हाथ इस तरह भींचा कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने उसे अपनी तरफ खींचा। क्या तुम्हें लगता है कि पैसा आसमान से गिरता है? कार, रेस्टोरेंट, होटल, ये सब पापा देते हैं? मैं खुद कमाता हूं। लेकिन कैसे? कैसे, ये मायने नहीं रखता। ऐसे बेवकूफ हैं जो पैसे देने को तैयार हैं। मैं क्यों मना करूं? अगर वो मुझसे नहीं खरीदेंगे तो किसी और से खरीदेंगे। आयशा उससे इस तरह दूर हट गई जैसे वो कोड़ी हो। चमत्कारिक ढंग से उसकी पकड़ से छूटकर वो भाग गई, बिना रास्ता देखे, बिना पीछे मुड़े। भागो बेवकूफ, उसने कार में वापस बैठते हुए उसे चिल्लाकर कहा। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई, बिस्तर पर सिकुड़कर लेटी रही और रोती रही। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? खोखलेपन, झूठ से प्यार करना, मुखौटे के नीचे छिपे राक्षस को न पहचानना। दोपहर के खाने के बाद फोन बजा। मां सुनीता की आवाज मायूस थी। आयशा, कबीर उसे स्कूल से ले गए, हॉस्पिटल, आईसीयू, दोस्तों के साथ कुछ ट्राई किया। आयशा की दुनिया 2 दिनों में दूसरी बार ढह गई। उसका अपना दर्द ठंडे दहशत की लहर के आगे फीका पड़ गया। वो हॉस्पिटल भागी। माता पिता राजीव और सुनीता पहले से ही वहीं थे, पीले पड़े, खोए हुए। डॉक्टर नशीले पदार्थों के बारे में बात कर रहा था कि कैसे दोस्तों के साथ आजमाया, कि उम्मीद रखनी चाहिए। ये गंदगी उन्हें मिलती कहां से है? पिता राजीव ने मुट्ठी भींच ली। कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद कबीर की तबीयत बेहतर हो गई, उससे छुट्टी मिल गई। एक शाम आयशा ने हिम्मत की। कबीर, तुम्हें पता है तुम्हें ये किसने बेचा? भाई ने नजरें फेर लीं। खुद तो नहीं, मैंने पुलिस वालों को कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उससे देखा है। अक्सर स्कूल के पास घूमता रहता है, ऐसी चांदी जैसी गाड़ी में। आयशा का दिल बैठ गया। वो? उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने उनका साथ वाला फोटो दिखाया, खुश, मुस्कुराते हुए। कबीर तस्वीर को घूरने लगा, फिर बहन को। हाँ वही। आयशा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? था, आयशा ने सपाट आवाज में कहा। सारा दर्द अचानक जलते हुए गुस्से में बदल गया। कमीना, हरामी, मैं उसे सड़वा दूंगी, मैं उसे जेल भिजवा दूंगी। आयशा, सावधान रहना। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में चिंता थी। तुम समझती हो ना, वो अकेला नहीं है। इस पचड़े में मत पड़ो।
क्या तुम भूल जाने को कह रहे हो? आयशा खड़ी हो गई। ताकि वो तुम्हारे जैसे और लोगों को ज़हर देता रहे। तुम्हें वहां पड़े रहना अच्छा लगा था। नहीं, अब कभी नहीं। कबीर कांप गया। लेकिन सच में बहन, इसमें मत पड़ो। लेकिन आयशा फैसला कर चुकी थी। अब किसी प्यार की बात नहीं हो सकती थी। सिर्फ नफरत और न्याय की प्यास बची थी। अगले दिन उसने कॉल किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम कमीने हो, आयशा चिल्लाई, खुद पर काबू न पाते हुए। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरते मरते बचा। मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाऊंगी। उसकी आवाज तुरंत बदल गई। धमकियों की बौछार आ गई, ठंडी, सोची समझी। लेकिन आयशा ने कॉल काट दिया। सुबह क्लास के बजाय वो सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। ड्यूटी ऑफिसर ने उसे बेफिक्री से सुना। कहीं फोन किया। साहब आपसे खुद मिलेंगे, उसने बताया। और आयशा को उम्मीद के साथ थोड़ी हैरानी भी हुई। पुलिस मुख्यालय के प्रमुख के ऑफिस के दरवाजे पर वही सरनेम वाली नेम प्लेट थी जो आर्यन की थी, शर्मा। बेटा, पिता, इत्तेफाक, या मेज के पीछे एक लंबा आदमी बैठा था जिसकी आंखें काली थीं और बाल हल्के। उनके रिश्ते का जीता जागता सबूत। ये तो और भी अच्छा है। पिता को पता चले कि उसने कैसा राक्षस पाला है। आयशा घबराते हुए सब कुछ बता दिया। डैशबोर्ड में मिले पैकेट, डिलीवरी की जगह, उसका कबूलनामा, धमकियां, कबीर की बीमारी। डीजीपी शर्मा खामोश बैठे सुनते रहे, पलक तक नहीं झपकाई। उनके अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन बेटे पर नहीं। बेटे के साथ सब कुछ बहुत पहले से साफ था। वो इस बिजनेस को खुद ही कवर देते थे, आर्यन को माल सप्लाई करते थे। गुस्सा उस लड़की पर था। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, उसके बेटे की शिकायत करने की। उसे क्या लगता है वो अपने बेटे को बर्बाद कर देगा? प्लान तुरंत बन गया। तो आप दावा करती हैं कि आपने प्रतिबंधित पदार्थ देखे? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। और आप बांटती थीं, लेती थीं? क्या? नहीं, कभी नहीं। आयशा ने हक्का बक्का होकर कहा। ये आर्यन था, आपका बेटा। आपको उसे रोकना चाहिए। यानी आप अपना इल्जाम मेरे बेटे पर डालना चाहती है? कौन सा इल्जाम? आप ये गंदगी फैला रही है। कबूल करो, कहां से लेती हो, किसे बेचती हो, कहां छुपाती हो? उसके शब्द चाबुक की तरह पड़ रहे थे। आयशा को विश्वास नहीं हो रहा था। उस पर आरोप लग रहे हैं? ये बेतुका है। डीजीपी शर्मा ने स्टाफ को बुलाया और चमत्कारिक ढंग से आयशा की जैकेट की जेब में एक छोटा सा पैकेट मिला। खून का सैंपल जो वहीं लिया गया में निशान दिखाई दिए। ये झूठ है, आपने रख दिया, वो चिल्लाई। लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। उसे खींचकर हवालात ले जाया गया। दुनिया एक बेतुके डरावने सपने में बदल गई। घर की तलाशी, मिली हुई चीजें, माता पिता का सदमा। कबीर कहता रहा कि ये गलती है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। मामला तेजी से और बेरहमी से बनाया जा रहा था। तो तुम कबूल नहीं करोगी? डीजीपी शर्मा ने झुककर उससे पूछा। तुम सिर्फ अपने लिए चीजें और मुश्किल कर रही हो। मुझे कुछ भी कबूल नहीं करना, आयशा ने अक्कड़कर सिर उठाकर कहा। आपका बेटा अपराधी है और मैं गवाह हूं। आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में मैं सब कुछ बताऊंगी। कोर्ट में, कह रही हो? अधिकारी के होंठों का कोना एक शिकारी मुस्कान में खींच गया। यकीन मानो, तुम्हें चुप कराने का कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा। और तुम खुद गिड़गिड़ाओगी कि जो भी तुम्हें दिया जाए उस पर साइन कर दो। मैंने सोचा था कि तुम समझदार लड़की हो। गलती हो गई। तुम्हें जिंदगी का सबक सिखाना पड़ेगा। देर रात हो चुकी थी। मुख्यालय खाली था। डीजीपी शर्मा ने दूसरे सेल की चाबी ली, जिसमें 3 लोग बैठे थे, जिनमें से 2 पक्के अपराधी थे। आप कहां जा रहे हैं डीजीपी शर्मा? ड्यूटी ऑफिसर चिल्लाया, देखकर कि बॉस आयशा को उस सेल की तरफ खींच रहे हैं। वहां तो वो लोग हैं। और भी अच्छा, उसने गुर्राया। अपने काम से काम रखो। उसने आयशा को अंदर धक्का दिया, दरवाजा जोर से बंद किया और उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे पाइप से बांध दिया। तो सुनो, उसने कैदियों से कहा, सुबह तक का समय है तुम्हारे पास। इसे समझा दो। सोच समझ कर बोलना चाहिए और इज्जतदार लोगों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। इसे अच्छे से रगड़ दो दोस्तों, और मैं तुम्हारी धाराएं बदलवा दूंगा। समझ गए साहब, हो जाएगा,
दोनों ठहाका लगाकर हंसे, उसकी तरफ बढ़ते हुए, दांत निकालते हुए। दहशत ने आयशा को जकड़ लिया। वो चीखने लगी, रोने लगी, बेतहाशा छटपटाने लगी, लेकिन हथकड़ी मजबूत थी। ओए, लड़की से दूर हटो। अचानक तीसरी आवाज वो आई, नीची, थोड़ी कर्कश। बिल्कुल सियार हो गए हो क्या? दिखता नहीं, अभी बच्ची है। दोनों मुड़े। आयशा ने उसे देखा। कोने में फर्श पर बिछी चटाई पर एक भारी भरकम आदमी बैठा था, जिसकी घनी दाढ़ी और बिखरे बाल थे। फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन तीखी नजरों वाला। दूर हो जा, एक बदमाश गुर्राया। नहीं चाहिए तो मत पड़ बीच में, हम मजा करेंगे। आदमी अपनी जगह से उठा। 2 कदम और वो पास था। वार, तेज, सटीक। दोनों कमीने कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। क्या कर रहे हो भाई? वे गिड़गिड़ाए, उठने की कोशिश करते हुए। साहब का काम कर रहे थे। उन्होंने धाराएं बदलने का वादा किया था। जिस चीज के लिए अंदर आए हो, उसी का जवाब दोगे। रवि, यही था उसके बचाने वाले का नाम, आयशा और गिरे हुए लोगों के बीच खड़ा हो गया। लड़की को चोट नहीं लगने दूंगा। अगर हिम्मत की तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। अपराधी बड़बड़ाते हुए अपनी चटाई की तरफ खिसक गए। उस हट्टे कट्टे आदमी से पंगा लेना नहीं चाहते थे। रवि ने इकलौती स्टूल खींची, आयशा को उस पर बिठाया, खुद पास ही उकड़ू बैठ गया। बताओ बच्ची, क्यों है तुम यहां इस तरह? उसने धीरे से पूछा। आयशा ने सब कुछ बता दिया। गुस्से से अंधे डीजीपी शर्मा नहीं जानते थे कि उन्होंने अपनी शिकार के साथ उस आदमी को जेल में डाल दिया था, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और जिसमें न्याय की तीव्र भावना थी। रवि सुनते हुए सिर हिलाता रहा। उसने भी अपने बारे में थोड़ा बताया। पूर्व पैराट्रूपर, चोट के कारण डिस्चार्ज हुआ, लौटा, पत्नी ने दोस्त के साथ धोखा किया, सदमा, शराबखोरी, फ्लैट खो दिया। यहां आया क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर का बचाव किया, जिसे 2 बदमाश पीट रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उन बदमाशों के रसूखदार रिश्तेदार निकले। अब उसे सजा मिलने वाली थी। लेकिन आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आयशा चिल्लाई। गलती थी, रवि मुस्कुराया। उन्हें अच्छी तरह से सही कर दिया था और टैक्सी ड्राइवर गायब हो गया। डर गया होगा शायद। तुम्हें अपने बारे में सोचना है। ये बॉस, अगर वो तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ गया है तो वो तुम्हें तोड़ देगा। मुझे नहीं पता क्या करूं। आयशा फिर से रोने लगी, लेकिन अब निराशा से नहीं, बल्कि इस भयानक अन्याय के सामने बेबसी से। सुबह डीजीपी शर्मा ने सेल में झांका। तो दोस्तों, सब ठीक है? उसने बदमाशों की तरफ आंख मारी। वे रवि की उदास निगरानी में फुर्ती का नाटक करते हुए सिर हिलाए। उसी दिन आयशा को जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सबक याद रहा? डीजीपी शर्मा ने फुसफुसाया जब उसे ले जाया जा रहा था। अब सोचो, या तो बस जेल जाओगी या 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाओगी। कोई नहीं जानता कि उसका भाग्य कैसे बनता अगर बाहर उसके माता पिता राजीव और सुनीता और वफादार दोस्तों की अथक ऊर्जा न होती। एक पुलिस अधिकारी, जो हो रहे घटनाक्रम से हिल गया था, ने आयशा के माता पिता को सच बताने का जोखिम उठाया। साहब इसमें शामिल हैं। किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खुद ही कार्रवाई करनी होगी। राजीव और सुनीता ने कबीर से सलाह करके फैसला लिया। आर्यन को रंगे हाथों पकड़ना है। सोशल मीडिया के जरिए आयशा और आर्यन की फोटो मिली। उसका नाम, कॉलेज पता चला। एक योजना बनाई। कबीर ने जानकारों के जरिए आर्यन से ग्राहक बनकर संपर्क किया। उसने जख्मी माल की जानकारी दी। राजीव आर्यन का कॉलेज से ही पीछा कर रहे थे। उसके हर कदम, हर हरकत को वीडियो पर रिकॉर्ड कर रहे थे। आयशा की सबसे अच्छी दोस्त प्रिया ने भी मदद की। जो हुआ सुनकर वो गुस्से से भर गई। अपराधी मिल गया, सिर्फ दिखावा। वो आयशा के माता पिता से मिली। मैं भी मदद करूंगी, प्रिया ने कहा। प्रिया, ये खतरनाक है, सुनीता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो खतरनाक कामों में शामिल है। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया, जैसे मान गई हो। लेकिन उसी शाम उसने आर्यन को सोशल मीडिया पर ढूंढ लिया। मिलने का समय तय किया। प्रिया को लुभाना आता था। उसने आसानी से प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में बात शुरू कर दी, जिज्ञासा जताते हुए। आर्यन, आत्मविश्वासी और लापरवाह, धोखे को नहीं भांप पाया। उसने कोशिश करने की पेशकश की, जब पैसे होंगे।
इतनी आसानी से भरोसा करने से डर नहीं लगता? प्रिया ने मासूमियत से पूछा। आर्यन ठहाका मारकर हंसा। मुझे किसी बात का डर नहीं। मेरा कवर खुद पुलिस चीफ है। जानती हो मेरा बाप कौन है? प्रिया ने डरने का नाटक किया और खुद उसके हर शब्द को डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड करती रही। ये रिकॉर्डिंग उसने आयशा के माता पिता को दे दी। अब राजीव और सुनीता के पास अकाटे सबूत थे, लेकिन उन सबूतों का उस शहर में कैसे इस्तेमाल करे जहां सत्ता वही चलाता है जिसे उन्हें सजा देनी चाहिए। एक ही उपाय था, दिल्ली। वे लंबी लड़ाई चक्कर लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए दिल्ली में बड़ी अथॉरिटीज ने उन्हें लगभग तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि डीजीपी शर्मा काफी समय से निगरानी में थे। सिर्फ पक्के सबूतों की कमी थी और अब उसका अपना बेटा शेखी बघारते हुए उन्हें दे गया था। माता पिता घर वापस आए भी नहीं थे कि शहर के पुलिस मुख्यालय में बड़े पैमाने पर जांच शुरू हो गई। डीजीपी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। जल्द ही आर्यन भी गिरफ्तार हो गया। उसके बाद पूरा नेटवर्क सामने आ गया। सभी पर मुकदमा चला। उन्हें अच्छी खासी सजाएं मिली। वे जिंदगी का सबक सीखने ऐसी जगहों पर भेजे गए जहां सूरज मुश्किल से झांकता है। आयशा को जांच शुरू होने के लगभग तुरंत बाद ही रिहा कर दिया गया। माता पिता जेल के गेट पर उसका इंतजार कर रहे थे। आयशा, राजीव ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी मुश्किल में पड़ोगी। खैर, कबीर का तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम और मैं? आयशा आंसुओं में मुस्कुराई। मैं सच के लिए खड़ी रही और हम इस सच को हासिल कर पाए। सुनीता ने राहत भरी सांस ली। माँ, पापा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। धन्यवाद। सिर्फ हमें नहीं, राजीव ने गिनाया। कबीर कितना परेशान था। प्रिया, मैं कितनी खुशनसीब हूं कि तुम सब मेरे साथ हो, मेरे सबसे प्यारे। आयशा ने फुसफुसाया। एक बात उसे परेशान कर रही थी। उसका क्या हुआ रवि का, जिसने उसे उस भयानक रात बचाया था? पता चला वो ठीक है। कोर्ट में उसे बरी कर दिया गया। बाहर उसे उसके एक पुराने साथी ने ढूंढ निकाला, उठने में मदद की। रवि अब शराब नहीं पीता। उसकी एक नई जिंदगी है, परिवार है। एक दिन आयशा अचानक उससे सुपरमार्केट में मिली। वो वहां सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। क्या बात है दोस्त? रवि ने उसे पहचान कर आंख मारी। क्या अब भी जिंदगी में सच ढूंढोगी? हाँ, आयशा ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैंने ब्रांच बदल ली है, लॉ में। ओह, तो ये बात तुम्हें इतनी लग गई? रवि ने सीटी बजाई और फिर मुस्कुराया। शाबाश। हाँ, उसे बात लग गई थी, बहुत गहरी। अब वो जानती थी कि वो क्या बनेगी, उसे क्या बनना चाहिए। एक वकील, ताकि वो उन लोगों का बचाव कर सके जिन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है। पढ़ाई उसका मुख्य लक्ष्य बन गया और प्यार, प्यार इंतजार कर सकता है। अभी सही समय नहीं है,